कहते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां ऐसी जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं सका, जिनके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं और अगर कोई जिक्र भी कर दे तो कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। आज मैं आप सबको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराऊंगी जिसका वास्ता बेशक इंसानों से तो नहीं है। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत के लिए। सर्दियों की वो सुबह धुंध से भरी थी। लंदन से लगभग 100 मील दूर इंग्लैंड के उत्तर में स्थित एक छोटा सा कस्बा एस्मोर। यहाँ पुराने विक्टोरियन घर, पत्थरों की गलियां और चारों ओर फैला हुआ जंगल इस जगह को रहस्यमयी बना रहे थे। इसी कस्बे के किनारे एक पुराने बंगले के बाहर काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक जोड़ा उतरा, डेविड और एना थॉम्सन। दोनों लंदन की भीड़ भाड़ और तेज भागदौड़ को पीछे छोड़कर यहाँ शांति से बसने आए थे। बंगले का नाम था ब्लैकवुड मैनोर, एक शताब्दी पुराना घर, और इसकी दीवारों में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। थोड़ा डरावना है पर खूबसूरत भी, एना ने मुस्कुराते हुए कहा। डेविड ने जवाब दिया, यह हमारा नया घर है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। हम इसमें अपने सपने बुनेंगे। वो दोनों घर के भीतर गए। उन्होंने पाया कि घर बहुत ही खूबसूरत था। घर में पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां और फायर प्लेट्स भी। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली चीज थी ड्राइंग रूम में रखा एक पुराना पियानो, काले रंग का, हल्की धूल से ढका हुआ पर अब भी शाही लुक में। एना ने पास जाकर देखा, कहा, ओह ये कितना खूबसूरत है। पियानो पर सुनहरी प्लेट लगी थी जिस पर उकेरा गया था फॉर लिली विथ लव 1893। एना को खास करके वो घर बहुत पसंद आया। उसने आते ही सारा घर घूम घूम कर देखा। घर का इंटीरियर और जगह जगह की चीजें उसे बहुत ही मनोहर लग रही थी। आते ही डेविड तुरंत नहाने चला गया। बाथरूम में लगा स्पीकर और उसमें धीमी धीमी बजती धुन उसे अंदर से बहुत ही खुश महसूस करा रही थी। वही एना किचन में डेविड और खुद के लिए डेविड के पसंद का खाना बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि आज एना और डेविड दोनों नए घर में एक छोटा सा कैंडल लाइट डिनर करने वाले थे। डेविड के बाहर आते ही एना ने उससे कहा, लो तैयार है तुम्हारी फेवरेट हाफ बेक ऑमलेट। डेविड बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, ओह क्या बात है, आज प्रॉपर कॉन्टिनेंटल फूड। एना ने जवाब दिया, हाँ, हम आज इस खूबसूरत घर में अपना पहला दिन बहुत ही स्पेशल मनाएंगे। अगली सुबह डेविड जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने क्लाइंट से मिलने चला गया और वही एना अपने घर को अपने ढंग से सजाने लगी। डेविड और एना के शुरुआती के कुछ दिन सब अच्छा बीता। डेविड सुबह सुबह फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता और एना घर की साज सज्जा करती थी। फिर एक दिन एना ने पियानो को साफ किया और हल्के हाथों से कुछ टोन बजाने की कोशिश की। आवाज थोड़ी बेसुरी थी, लेकिन उसमें से एक अजीब आकर्षण निकल रहा था, जैसे कोई धुन उस पियानो के भीतर सोई हुई हो और एना के छूते ही वो अंगड़ाइयां लेने लगी। उस दिन एना ने तकरीबन 4 घंटे तक पियानो बजाया, बिना सुर और ताल के। बस वो अपनी आंखें बंद करके पियानो के धुनों के साथ खेल रही थी, जो उसे एक अजीब सी दुनिया में खींच रहा था। एक रात को जब हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, तभी एना अचानक उठी, क्योंकि उसके कानों में धीमी सी पियानो की आवाज पड़ी, जिसने उसे गहरी नींद से जगा दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वही देर रात लैपटॉप पर काम कर रहे डेविड को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एना धीरे धीरे नीचे उतरी। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, बस हल्की सी चांदनी खिड़की से अंदर गिर रही थी।
पियानो अपने आप बज रहा था। उसके सफ़ेद और काले रंग के सुनहरे रिदम अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे। कोई भी नहीं था वहाँ, सिर्फ उस धीमी और उदास धुन के अलावा। एना अचानक डर गई और उसने तेज आवाज लगाई, डेविड। एना की आवाज सुनकर डेविड नीचे आया, लेकिन तब तक आवाज पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। एना रोती हुई और काफी डरी सहमी सी डेविड को सब कुछ बताने लगी, लेकिन डेविड एना की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे समझाते हुए कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, शायद हवा या कोई जानवर होगा जिसे देखकर तुम डर गई हो। पर एना के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। वो घबराई हुई बोली, वो धुन मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे इसे कहीं मैंने सुना हो। लेकिन डेविड उसे ये कहकर सुला देता है कि नया घर है, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा इस जगह में घुलने मिलने में। अगले दिन जब एना अपने घर के बालकनी में बैठी कॉफी पी रही थी, तब वो अपनी नेबर मार्था ग्रे से मिली, जो एक बुजुर्ग महिला थी और वो ठीक एना के बगल वाले घर में रहती थी। मार्था ग्रे उस वक्त अपने बालकनी में लगे खूबसूरत फूलों में पानी दे रही थी। मार्था ग्रे स्थानीय इतिहासकार थी। उनकी कई किताबें भी पब्लिश हो चुकी थी, जैसे द वर्ल्ड, द नेचर, हिस्ट्री ऑफ मैन। उन्हें एस्मोर के लगभग सभी लोग जानते थे। उन्होंने जब ये देखा कि ब्लैकवुड मैनर में कोई रहने आया है, तब वो बहुत हैरान हुई और अपने बालकॉन से निकलकर वो एना के पास गई। मार्था ग्रे एना के पास जाकर बोली, क्या तुम यहाँ रहने आई हो? मार्था को देखकर एना हिचकिचाते हुए बोली, आप कौन? मार्था ग्रे मुस्कुराई और बोली, मैं मार्था ग्रे हूँ, तुम्हारे घर के बगल वाले घर में ही रहती हूँ। यह सुनकर एना बहुत खुश हुई। उसे यह सुनकर खुशी हुई कि कोई तो मिला उससे बातें करने वाला, और वो बोली कि ओह मिस मार्था, प्लीज वेलकम। लेकिन मार्था ने अंदर जाने से मना कर दिया और बोली कि क्या तुम बाहर आ सकती हो? मार्था की यह बात सुनकर एना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर वो मार्था के पास गई। मार्था ने एना से कहा कि क्या तुम लोग यहाँ रहने आए हो या फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए? एना ने कहा कि नहीं, हमने ये घर खरीदा है और हम यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं। मार्था हैरान हुई और बोली कि ओह अच्छा, लेकिन ये घर तो कई सालों से खाली था, किसी ने हिम्मत नहीं की यहाँ रहने की। तुम लोग काफी हिम्मती हो जो यहाँ रह रहे हो। ये सुनकर एना थोड़ी हैरान हुई। उसने मार्था से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मार्था ग्रे बोली कि क्योंकि काफी साल पहले, तकरीबन 80 साल से भी ज्यादा, यहाँ रहती थी लिली ब्लैकवुड, एक बुजुर्ग पियानोस्ट। कहते थे कि वो बहुत ही अच्छी पियानो बजाती थी। आसपास के लोग उसके पियानो सुनने आया करते थे। कुछ तो काफी दूर से भी आते थे लिली की पियानो सुनने, जिससे लिली पैसे भी लेती थी। इसके अलावा वो सबकी शादियों और बड़े बड़े फंक्शन में भी पियानो बजाया करती थी। पियानो तो उसकी जान थी, लेकिन एक दिन अचानक इसी घर में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा इसी घर में इसी पियानो के साथ बंधी हुई है। आज भी कई लोग का कहना है कि रात गहराते ही पियानो की तरफ लगी हुई लाइट अपने आप जल जाती है और पियानो की धुन लोगों के कानों में जाने लगती है। एना ने सिहरते हुए पूछा, कैसे मरी वो? मार्था ने धीरे से कहा, सुनने में आया था कि उस उम्र में भी उसका एक मंगेतर था। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन उसके मंगेतर ने उसे धोखा दे दिया। ये बात लिली को बर्दाश्त नहीं हुई और लिली ने उसी पियानो पर अपनी पसंद की आखिरी धुन बजाई और फिर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन कुछ कहते हैं कि वो खुद नहीं मरी,
उसे मारा गया, क्योंकि जिस रात लिली की मौत हुई उसका मंगेतर और एक जवान लड़का लिली से मिलने आए थे। और जब वो जाने लगे तो लिली बाहर नहीं आई, जबकि वो हर दिन अपने मंगेतर को छोड़ने बाहर तक आया करती थी। लेकिन इस रात उसका मंगेतर और वो जवान लड़का ही बाहर आए, लिली कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये कहानी सुनकर एना की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों भर गए। उसने मार्था से पूछा कि क्या उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। मार्था ने जवाब दिया, ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन जब भी कोई उस पियानो को छूता है उसकी आत्मा जाग उठती है, क्योंकि तुमसे पहले भी इस घर में बहुत लोग रहने आए, लेकिन एक रात से ज्यादा ना रुक सके। तुम लोग बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम लोगों के साथ। अजीब बात है, लेकिन अच्छी बात भी है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये घर तुम्हारे लिए लकी है। ये कहकर मार्था अपने घर चली गई और एना से बोली कि जब भी उसका मन हो वो मार्था के घर आ सकती है, क्योंकि मार्था के घर में सिर्फ वो और उसका कुत्ता हस्की ही रहते हैं। एना ने मार्था को उस रात की बात नहीं बताई जो उसके साथ हुआ था, लेकिन मार्था की बात सुनकर वो एक पल के लिए सिहर उठी। अगली रात फिर वही हुआ। पियानो अपने आप बज उठा, जिसकी आवाज सिर्फ एना को ही सुनाई दे रही थी, डेविड को नहीं। इस बार एना ने हिम्मत की। वो नीचे उतरी और पियानो के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने पूछा, कौन हो तुम? कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आई, लेकिन एना के बार बार सवाल करने पर पियानो की चाबियां धीरे धीरे हिलने लगी। फिर एक धीमी ठंडी हवा चली और सामने एक सफेद आकृति उभरने लगी। एक लड़की सफेद गाउन में, बाल खुले, चेहरा पीला और आंखों में गहरी उदासी। वो बोली कि मेरा नाम लिली ब्लैकवुड है। उस वक्त जैसे एना की सांसें थम गई। उसने थरथराती हुई आवाज में पूछा, क्या चाहती हो तुम? लिली ने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चाई, जो इसी घर में दबी हुई है। ये कहकर अचानक लिली ब्लैकवुड गायब हो गई, मगर एना ये भूल ना पाई और पूरी रात वो वहीं बैठी रही। एना ने अगले ही दिन घर की पुरानी तिजोरी में कुछ ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उसे लिली ब्लैकवुड की बात याद थी, जो कि उसने कही थी कि वो सच्चाई जानना चाहती है, जो इसी घर में कहीं दफन है। एना को वहां एक डायरी मिली, लिली बी 1892। डायरी में लिली की बातें दर्ज थी। वो किसी एडवर्ड नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और भी बहुत कुछ लिखा था उसमें, जैसे मार्था ग्रे ने बताया था। उसे मार्था की बातें सच लगने लगी थी। उसने सब कुछ विस्तार से पढ़ा, लेकिन उसने पाया कि एंट्रीज के आखिरी पन्नों में लिखा था, एडवर्ड ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, पर कल रात उसने मुझे धोखा दिया। मैं सिर्फ अपने संगीत के साथ रह पाऊंगी हमेशा। और आखिरी लाइन थी, अगर मैं चली जाऊं तो मेरा संगीत मुझे ढूंढ लेगा किसी न किसी के जरिए। लिली ने संगीत और उस पियानो को अपनी जिंदगी में इतना समा लिया था कि उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस पियानो से ऐसे बातें करती थी मानो वो कोई खास व्यक्ति हो। ये सब पढ़कर एना को समझ आ गया कि लिली की मौत इसलिए नहीं हुई कि उसे किसी से प्रेम था, बल्कि इसलिए हुई कि उसने अपने संगीत, अपने धुन से ज्यादा किसी को चाह लिया था। तो इसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। अगली रात को फिर वही धुन एना को सुनाई दी, लेकिन इस बार एना ने डरने की बजाय पियानो पर हाथ रखा और बोली, लिली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बताओ क्या हुआ था उस रात। एना के 1, 2,
3 से 4 बार पूछने पर कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवारों पर लाइट्स झपकाने लगी, कभी बंद होती तो कभी जल जाती। उसी दौरान अचानक पियानो अपने आप फिर से बजने लगा और उसके सुरों के साथ एना के सामने चित्र बनने लगे, जैसे कोई मूवी चल रही हो। एना ने देखा कि एक खूबसूरत वृद्ध पियानो बजा रही है और एक आदमी पीछे से धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक भारी कैंडल स्टैंड। एक झटके में उसने उस कैंडल स्टैंड से उसके सिर पर मारा और तभी पियानो की चाबियां खून से भर गई। ऐसा चिल्लाई जैसे पूरा घर चीख पड़ा हो। ये दृश्य देखकर एना बेहद डर गई और उसने तेज आवाज में चीखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया, ऐसा जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। एना चाहती थी कि लिली उसको सारी बात बताए ताकि वो लिली की आत्मा को शांति दे सके। इसलिए वो चाहती थी कि लिली उसके पास आए और उससे सारी बात कहे, जो कि हुआ। कुछ ही देर बाद रोती हुई लिली की आवाज गूंजी। वो एडवर्ड था। उसने मुझे मार डाला क्योंकि मैं उसकी असलियत जान चुकी थी। फिर जाने क्या हुआ, एना ने अगली ही सुबह गांव की लाइब्रेरी में जाकर रिकॉर्ड्स देखे। तब उसे पता चला कि एडवर्ड ब्लैकवुड लिली का मंगेतर उसी बंगले का मालिक था जहां लिली रहती थी, और उसकी मौत भी कुछ महीनों बाद उसी घर में रहस्यमयी तरीके से हो गई। कहा जाता था कि उसने खुद को फांसी लगा ली, क्योंकि अब एना को सच्चाई मालूम थी कि वो अपराध बोध में मरा था। उसे लिली के चले जाने का गम तो था ही, साथ ही लिली को मारने का गम भी उसकी जान ले रहा था। फिर क्या, एना घर लौटी और लिली की डायरी लॉकेट को, जो कि एक अलमारी में मिली थी, पियानो पर रख दिया और वो बोली, लिली तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब शांति से जाओ। लेकिन शांति से जाने के अलावा लिली और भड़क गई। उसने एना से कहा, नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर एना हैरान हुई और बोली, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारा मंगेतर तो कब का मर चुका, तो फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? ये बात सुनकर लिली ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि मेरा असली कातिल अभी जिंदा है। ये सुनकर एना हैरान हुई और बोली, वो कौन है? तब लिली ने बताया कि उसका नाम टेरिस है और वो इन्हीं एसमोर की गलियों में कहीं छिपा बैठा है। उसे सब मालूम है कि मैं उसके जान के पीछे पड़ी हूँ, इसलिए वो खुद को किसी ऐसे घर में छिपा रखा है जिसके अंदर चर्च है। प्रभु यीशु से वो बच रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ज्यादा समय तक मुझसे बच नहीं पाएगा। इतना कहकर लिली वहां से गायब हो गई। एक धुएं की तरह वो कमरे से उड़ गई। लिली की बात सुनकर एना ने उसे ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले तो उसने सारी बात अपने पति डेविड को बताई। डेविड ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने एना के साथ लिली ब्लैकवुड की आत्मा की शांति के लिए उस आदमी को ढूंढने लगा जो कि लिली का कातिल था। काफी दिनों बाद डेविड को एक खबर मिली कि एक टेरिस नाम का व्यक्ति एक बड़े लाल चर्च, जिसका नाम गोडेशन है, वहीं रहता है। डेविड एना को लेकर वहां पहुंच गया। वहां जाकर उस दोनों को मालूम हुआ कि वो वही टेरिस है जिसे वो दोनों ढूंढ रहे हैं। उसके घर में एक चर्च भी है और वो काफी सालों से उसी जगह रहता है। एक अजीब बात ये थी कि वो ना तो किसी के साथ रहता था और ना ही किसी से बातें करता था। बस शाम 6 बजते ही चर्च की घंटी जोर जोर से 3 बार बजती थी और फिर
घर की लाइट बंद हो जाती थी। थोड़ी ही देर बाद टेरिस की चीखें सुनाई देने लगती थी। उसे कोई जोर जोर से मार रहा हो जैसे, जिसकी वजह से वो कराहते हुए खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता था। आसपास से ये बातें सुनने के बाद दोनों, डेविड और एना, बिल्कुल हैरान थे। डेविड ने कहा, हमें टेरिस से मिलना ही होगा। इतना कहकर दोनों भीतर गए। मेन गेट खुला हुआ था, उसमें किसी प्रकार का कोई लॉक नहीं था। दोनों भीतर गए। अंदर जाते ही दोनों को एक अजीब और बहुत तेज बदबू आई, जो उन्हें जैसे बेहोश ही कर रही थी। दोनों ने अपने नाक बंद कर लिए। एना तो जैसे अब एक पल वहां रुकना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो घर बेहद बदबूदार और डरावना था। लेकिन डेविड बिना टेरिस को लिए जाने वाला नहीं था। तभी अचानक ही डेविड की नज़र एक कोने में पड़े मैले कुचैले बेड पर पड़ी, जो कि लोहे की मुरझाई हुई थी, और उस पर लगा हुआ एक पतला सा चादर जो कई जगहों से फटकर छीण हो चुका था। उसी पर टेरिस सोया हुआ था। अधमरी हालत में उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने इशारा किया। डेविड को अपने पास बुलाया। एना बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन डेविड उतना ही सतर्क था। वो धीमी धीमी कदमों से टेरिस के पास गया। डेविड जैसे ही टेरिस के पास गया, उसने डेविड के कानों में जो कहा, उसे सुनकर डेविड के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो तुरंत ही एक कदम पीछे हटा और हैरत भरी निगाहों से टेरिस को देखने लगा। ये सब देखकर एना ने डेविड से पूछा, क्या बात है डेविड, तुम ठीक तो हो? उसने ऐसा क्या कह दिया तुमसे जिसको सुनकर तुम इतने हैरान हो गए? तब डेविड ने एना से कहा, टेरिस कह रहा था कि वो कुछ दिनों पहले ही मर चुका है। यह सुनकर एना तुरंत ही बेहोश हो गई। अब डेविड एना को संभालने लगा, और जब उसने टेरिस की तरफ नजर घुमाकर देखा तो टेरिस बिस्तर पर था ही नहीं। जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बुरी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो हिल भी नहीं सकता था खुद से, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? ये सवाल डेविड को अंदर ही अंदर कचोट रही थी, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था एना को होश में लाना। डेविड के कई बार प्रयास करने पर एना की आंखें खुली। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। फिर अचानक ही चर्च की घंटी 12 बजते ही 3 बार बजी, और उसी समय दोनों की नजर उस बिस्तर पर पड़ी जिस पर थोड़ी ही देर पहले टेरिस जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसकी जगह पर एक गुलाबी रंग की डायरी पड़ी थी। चर्च की घंटी बजते ही न जाने डेविड के मन में क्या आया कि वो तुरंत उठा और एना को कहने लगा कि वो जल्द से जल्द घर के बाहर जाए। लेकिन एना डेविड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मजबूरन डेविड को एना को लेकर घर से निकलना पड़ा। उन दोनों के घर से निकलते ही थोड़े सेकंड में ही पूरे घर में आग लग गई, और देखते ही देखते टेरिस का पूरा घर चर्च के साथ ध्वस्त हो गया। रह गया तो सिर्फ उसका दिया हुआ तोहफा, वो डायरी जो डेविड के हाथों में था। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? करने तो कुछ और आए थे, मगर हो कुछ और गया। तभी डेविड की नजर उस डायरी पर पड़ी जो उसके हाथों में थी। डेविड ने बिना देर किए वो डायरी खोली और फिर उसे पढ़ना शुरू किया। शुरुआत हुई उसी दिन से जिस दिन लिली ब्लैकवुड का बॉयफ्रेंड एडवर्ड उसके घर उस रात उससे मिलने आया, और उसके साथ टेरिस भी था। उस रात एडवर्ड लिली के घर कोई डिनर करने नहीं, बल्कि लिली से ये कहने आया था कि वो लिली से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिली से प्यार नहीं करता। अब तो बस लिली के साथ इसलिए था क्योंकि लिली के पास बहुत पैसे थे और उसका पूरा खर्च
वही उठाती थी। साथ ही उसने बताया कि वो टेरिस से प्यार करता है और वो दोनों होमोसेक्सुअल हैं। यह सुनकर लिली के पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और फिर लिली को बहुत गुस्सा आया। लिली ने इस समय पियानो के ऊपर रखे लैंप से एडवर्ड पर वार कर दिया, जिसकी वजह से एडवर्ड के सर पर चोट आ गई और खून बहने लगा। ये देखकर एडवर्ड को लिली पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने भी उसी लैंप को उठाकर लिली की ओर फेंका, जो तेज रफ्तार में लिली के सर पर जाकर लगी और लिली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मगर एडवर्ड को इतने में भी शांति नहीं मिली। वो लिली के पास गया और उसका गला दबाने लगा, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में लिली की सांसें रुक गई। लिली को मरा हुआ पाकर एडवर्ड डर गया और वहां से भागने लगा। तभी उसने देखा कि लिली उसे धीमी आवाज में पुकार रही थी। पीछे पलटकर उसने देखा तो लिली की जान अब भी थोड़ी उसके शरीर में बची हुई थी। एडवर्ड इस बार लिली को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी टेरिस ने कहा कि अगर हम लिली को नहीं मारेंगे तो वो हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देगी और हमें उसे जान से मारने की कोशिश के जुर्म में जेल हो सकती है। टेरिस की बात सुनकर एडवर्ड ने उसकी बातों पर हाँ में हाँ कर दी और फिर टेरिस ने खुद लिली को मौत के घाट उतार दिया। उस डायरी में यह भी लिखा था कि कुछ ही दिनों बाद टेरिस की तबीयत खराब होने लगी थी और अब हर रात उसे लिली की मौत की सजा मिलती थी, उन्हीं से जिसको उसने खुद अपने घर में जगह दी थी, और वो थे ईसा मसीह, जो हर रात 5 कोड़े टेरिस की छाती पर लगाया करते थे और उसे याद दिलाते थे कि उसने किसी मासूम की जान ली थी। तभी हर रोज उसके घर से उसके चीखने और चर्च की घंटी की आवाज लोगों को सुनाई दिया करती थी। ये पढ़कर एना और डेविड को ये समझ में आ गया था कि टेरिस ने खुद एक घर में बंद नहीं किया, बल्कि उसको गॉड ने खुद दुनिया से अलग कर दिया था और उसकी गलती की सजा तब तक उसे दी गई जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उसने इस डायरी पर सब कुछ लिख दिया और उसे ये तक मालूम था कि एक दिन डेविड और एना नाम का कपल उसे ढूंढते हुए वहां जरूर आएगा और ये डायरी उसे मिलेगी और फिर उसे उन दोनों से माफी मांगनी होगी। इसलिए ही शायद मरने के बाद भी डेविड और एना के आने तक उसकी आत्मा उसका इंतजार कर रही थी और शायद इसीलिए उस दिन टेरिस का घर का गेट खुला हुआ था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। वादा करती हूँ कि फिर मिलूंगी एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।